हेलो एवरीवन, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबका? ठीक है। शीट में बताओ किसी क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, क्वेश्चन नंबर 10 का 3, क्वेश्चन नंबर 10 का 3 पूछ रहा है हमसे कि गिवन रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, देखो यहां पे हमें किस तरीके से दिया हुआ है, g ऑफ n, सॉरी, जो हमारे पास g फंक्शन है किस टाइप का है, g इक्वल टू n कॉमा 1/n और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है ना, और पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में देखो कि इन जनरली जब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं तो रिलेशन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, x कॉमा वाई टाइप से डिफाइन करते हैं, याद है सबको, है ना। और यहां पे कुछ रिलेशन लिखा रहता है ना। यहां पे देखो y के जगह पे क्या लिखा हुआ है ना, यहां पे देखो y के जगह पे क्या लिखा हुआ है, जो हमारा g उसने डिफाइन किया सेट, इसने देखो y के जगह पे क्या डिफाइन किया है ना। तो अगर हमें इसी को लिखना होगा तो मैं इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं। देखो n को मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, x से, ठीक है, इस पूरे को मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, y से, है ना। और x और y में रिलेशन क्या है, y इक्वल टू 1/x, और x किसको बिलोंग करेगा, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है ना। तो हमारे पास अब रिलेशन इस टाइप का है, ठीक है। और इस तरीके से भी समझ सकते हो, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ तो ये y वाला जो पार्ट होता है आपका, यही आपका क्या है, रिलेशन दिया हुआ है। तो अब देखो सेट A और सेट B हमारे पास क्या है, सेट A और सेट B दोनों हमारे पास इंटीजर ही है ना, पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखो x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, x की वैल्यू हमें इंटीजर पुट करनी है, ठीक है ना। x की वैल्यू अगर आप इंटीजर पुट करोगे तो ये हमारा सेट A हो गया और ये सेट दोनों z ही एक्चुअली में, है ना। तो हम z से z में डिनोट कर रहे हैं। x की वैल्यू हमें पॉजिटिव इंटीजर में पुट करना है, यानी हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस टाइप से नंबर पुट कर सकते हैं, है ना। और y जो यहां पे डिफाइन है वो y क्या है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, है ना। x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y कितना मिलेगा आपको, 1/2 मिलेगा। x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा। x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 1/4 मिलेगा। और इसी टाइप से x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलता जाएगा। तो क्या देखो इसमें कोई भी एक पॉइंट का एक से ज्यादा इमेज पॉसिबल है, x में किसी एक पॉइंट से, है ना। फंक्शन आपको याद है, फंक्शन क्या होता है कि जो भी हमारे पास पॉइंट है उसका क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। तो यहां पे आप देखोगे तो किसी भी पॉइंट का आपका एक से ज्यादा इमेज नहीं मिलेगा, इसलिए ये क्या होगा, फंक्शन होगा। क्लियर है रितिका? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कल बताया तो था, हाँ यूनिक इमेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 कल तो बताया था लास्ट क्लास में, सफीकुल, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना। और a जो हमारा सेट है वो 1 2 3 से लेके 5 तक है, तो कल तो फिर आपको बता ही था 1 2 3 4 5 है। और हमारे पास रिलेशन क्या है, रिलेशन इस तरीके से दिया हुआ है, x कॉमा वाई सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। पहला वाला मैं कर रहा हूं, तो वो जो आपको x प्लस वाई लेस देन 5 ऐसा कुछ दिया हुआ है, वो क्या है, रिलेशन ही है। तो हमें ऐसा x और y खोजना है जिसका सम 5 आ जाए। तो इस रिलेशन में आप क्या लिखोगे, 1,4 है ना, 4,1 2,3 3,2। कल भी तो ये बताया था सेम क्वेश्चन, है ना। तो इसी तरीके से आपको सेकेंड वाला भी करना है। सेकेंड वाले में क्या है, देखो सेकेंड वाले में दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन 5, है ना। तो जब आप सेकेंड वाला लिखोगे तो यहां पे क्या पुट करोगे,
लेस देन 5। तो आपको x और y का ऐसा पेयर खोजना है जिसके लिए दोनों का सम 5 से कम हो। तो कौन कौन सा ले सकते हो, 1, 1, 1, 2, 1, 3, है ना, 2, 1, 2, 2, इस टाइप से आप सोच सकते हो। क्लियर है? तो कंप्लीट करो उसको। इस वाले प्रॉब्लम में क्या हो गया, कल भी बताया था। ठीक है, तो 5 हो गया। नेक्स्ट क्या है, हो जाएगा सफीकुल, कर पाओगे या नहीं? सफीकुल कर पाओगे? नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हफीजुल 6 3 and -6 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि R एक रिलेशन है और एक्स वाई इंटीजर है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा क्या है। तो देखो हमें क्या लेना है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 64, और एक्स और वाई किसको बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर को, यही दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू आपको चूज करनी है जिसके लिए सम कितना हो जाए, 64 हो जाए। ठीक है, तो तुमने कौन सा लिया, 6 और 3 लिया, है ना, तुमने 6 और 3 लिया। तो 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, यहां पे 6 और 3 पुट करोगे तो कितना होगा, 36 प्लस 9, क्या ये 64 के इक्वल है? हफीजुल, क्या ये 64 के इक्वल है? नहीं है। तो 6 और 3 कैसे होगा हमारा सेट? क्लियर हो रहा है? आ रही बात समझ में? तो जो तुमने आंसर निकालना है -6, 3 और ये वो गलत है। क्या होगा आंसर? तो देखो इसमें आप क्या क्या ले सकते हो, इस तरीके से सोचो कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन हो तो यहां से देखो आप वाई स्क्वायर निकाल लो। तो वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 64 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 64 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहां पे क्या करो, एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ। तो अगर एक्स की वैल्यू मैंने 0 पुट किया है ना, क्योंकि हमारा एक्स और वाई दोनों इंटीजर है तो हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही लेंगे। तो अगर x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, देखो x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 64, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, +-8। तो एक आपका है ना, यहां से y आपको क्या मिलेगा, +-8। तो एक सेट आपका R में क्या पॉसिबल है, 0,8 और 0,-8। समझ में आ रहा है? हाँ, तो मैंने एक x इक्वल टू 0 लिया। अब आप क्या करो, x इक्वल टू 1 पुट करके देखो। ठीक है, x इक्वल टू अगर 1 पुट करोगे तो ये देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 63, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √63। तो क्या √63 इंटीजर होगा, नहीं होगा। तो x इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई भी y नहीं मिलेगा, है ना। वैसे ही आप x इक्वल टू 2 पुट करके देखो, 2 पुट करोगे तो कितना होगा, 4 माइनस 64, है ना, कितना हो जाएगा 60, वो भी नहीं होगा, 2 में भी नहीं मिलेगा। x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 3 में कितना मिलेगा, 3 में भी शायद नहीं मिलेगा आपको, है ना। 4 पुट करोगे 4 में भी नहीं मिलेगा। इस टाइप से आप सारा वैल्यू चेक करते जाओ, है ना, तो शायद ऐसा कुछ वैल्यू निकल के आता है ना, 0, ये और 8,0 -8,0, है ना, ये सब आपका इंटीजर पॉइंट आपको कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है ना। तो इसमें कितने सेट एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, है ना। हमें x और y इस तरीके से चूज करना है कि दोनों के स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए, 64 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है हफीजुल? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा पार्ट, हफीजुल कौन सा पार्ट? 10 में से एक वाला पार्ट मैंने सॉल्व करके बता दिया है, बाकी में आपको रिलेशन फंक्शन देखना है, रिलेशन हमें दिया हुआ है, आप चेक करो। चेक कर पाओगे? सेकेंड वाला देखो, 10th के सेकेंड में क्या दिया हुआ है, f हमें डिफाइन किया हुआ है इस तरीके से। देखो f हमें डिफाइन किया हुआ है x, x, है ना, सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। आपको याद है कि हम रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं, x, y। तो यहां पे रिलेशन हमारे पास क्या है, अगर आप इसको सही तरीके से लिखोगे तो यह क्या दिखाई पड़ेगा आपको, x, y, और इसने y की जगह पे क्या पुट कर दिया है, x। तो हम क्या लिख देंगे, y इक्वल टू x।
और y इक्वल टू एक्स, और x अगर रियल नंबर को बिलोंग करता है तो ये क्या हो जाएगा, एक y इक्वल टू एक्स क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन ये क्या है, फंक्शन है ना। तो अगर x बिलोंग टू रियल नंबर कहीं दिया रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ग्राफ प्लॉट हो पाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका, सेम टाइप का क्वेश्चन फिफ्थ भी है, 10th का फिफ्थ है ना, y इक्वल टू 3, फिर से क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो वो सब आप कैलकुलेट करने का ट्राई करना, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में आपको बताया गया था, लास्ट क्लास में आपको बताया था मैंने कि कोई भी फंक्शन जो है, कि हम फंक्शन को कैसे ड्रॉ करते हैं, और आपको लास्ट क्लास में कुछ ग्राफ भी प्लॉट करने के लिए दिया गया था, याद है, प्लॉट किया था, सबने प्लॉट किया था। देखो मैं सबका प्लॉट करके देख रहा हूं, आप आंसर मैच कराओ, सेम आ रहा है कि नहीं। पहले वाले का देखो, फर्स्ट का क्या आंसर है, फर्स्ट का ऐसा ग्राफ आ रहा है किसी का, ये -3,0 होगा, चेक करके बताओ, ऐसा ग्राफ आ रहा है किसी का, ये 4,0 होगा, चेक करके बताओ, ऐसा आ रहा है किसी का, किसी को डाउट 1, 2 में, सबका सेम आ रहा है। थर्ड देखो, थर्ड कैसा होगा, अपवर्ड होगा, ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है क्या थर्ड का, ये हो जाएगा आपका -2। फोर्थ में x इक्वल टू 0 पे y3, फोर्थ में ऐसा कुछ ग्राफ होगा। फिफ्थ में -0.5 पे v शेप बनेगा, देख के बताओ सबका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1 से लेके 5 तक सॉल्व किया मैंने, किसी क्वेश्चन में डाउट, थर्ड क्यों नहीं, थर्ड किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है, तो पैराबोला का इक्वेशन पहले प्लॉट नहीं किया है। हफीजुल पैराबोला प्लॉट नहीं करना आता है, प्रीवियस क्लास में तो बताया था, ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है, और पैराबोला तो प्लॉट करना आता है। क्या निकालना पड़ेगा, ए देखो, डी देखो, और वर्टेक्स देखो कहां पे है, इसमें मॉड कहीं है ही नहीं। चेक करके बताओ, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है कोई, देखो सारा ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया है। इसका अगर डी कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, b² - 4ac, यानी डी इसका लेस देन 0 आ रहा है ना। और वर्टेक्स इसका कितना होगा, वर्टेक्स होगा -3/4, है ना। तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, देखो वर्टेक्स -1 एंड वर्टेक्स, दो वर्टेक्स कैसे हो सकता है, -1,0 होगा, -1,0 कैसे होगा, चेक करो, गलत निकाल रहे हो। हाँ हाफिजुल, डी इसका 0 नहीं है, चेक करो, गलत कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेशन गलत कर रहे हो, फिर से ट्राई करना बाद में, ठीक है। इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, इस क्वेश्चन को मार्क करो, और इसको बाद में फिर से ट्राई करना, तुम गलत निकाल रहे हो, डी इसका 0 नहीं है, ठीक है, इसका डी 0 नहीं होगा। वर्टेक्स -1,0 पे होगा, वो सही है, -1,0 नहीं होगा, -1,0 एक्स कोऑर्डिनेट सही है, वाई कोऑर्डिनेट तुम गलत निकाल लो, देखो एक बार फिर से, ठीक है। और किसी को कोई डाउट, देखो सारा ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, किसी पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो मॉडुलस फंक्शन आपको समझ में आ रहा है कि कैसे प्लॉट करना होता है, कहीं पे मॉड लगा रहे तो हमें कैसे ब्रेक करना है आपको समझ में आ रहा है,
समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, फिर से तुम्हें पैराबोला में प्रॉब्लम हो रहा है हफीजुल पैराबोला में प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हें। देखो यहाँ पे फिर से, और यही तरीका हर जगह अप्लाई करो। इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू 2x² प्लस, और यहाँ पे x होगा, अब हो जाएगा। वहां पे x मिसिंग था, देख लेना, y को 2x² प्लस 3x प्लस 4 है ना, यहाँ पे x मिसिंग था। अब देखो इसका जब d कैलकुलेट करोगे तो d इसका कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, चेक कर सकते हो। पैराबोला का रूट्स स्प्लिट इन मिड टर्म से निकालने का, वहां से भी निकाल सकते हो अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। हर बार वो स्प्लिटिंग द मिड टर्म से रूट्स नहीं निकल पाता है ना। तो अगर कहीं पे तुम्हें दिख रहा है, कहीं पे अगर दिख रहा है तो सही है, निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं दिख पाएगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, थर्ड वाले में देखो, यहां पे आप क्या कर सकते हो, x कॉमन लोगे तो x प्लस 2 यहां से आपको डायरेक्टली दिख रहा है ना, और यहां से x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2 आपका रूट्स डायरेक्टली दिख रहा है। तो यहां पे आप स्प्लिट करके या किसी तरीके से फैक्टराइज करके आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। लेकिन ये चीज हमेशा पॉसिबल नहीं होता है ना, कभी कभी पॉसिबल होता है, कभी कभी नहीं होता है। जब पॉसिबल होगा तो हम कर लेंगे, जब पॉसिबल नहीं होगा तो उस वाले मेथड से करेंगे जहां से हमने रूट कैलकुलेट किया था। रीतिका समझ में आ रहा है? जैसे इस वाले 8 वाले क्वेश्चन में आप ट्राई करोगे तो यहां पे आप रूट कैलकुलेट या इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे d क्या है, लेस देन 0 है, और d लेस देन 0 है तो क्या होगा, इसका कोई रूट नहीं होगा, है ना। और यहां पे देखो a क्या है, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पैराबोला किस टाइप का होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। और इसका जब आप वर्टेक्स कैलकुलेट करोगे तो वर्टेक्स कितना होगा, -b/4 है ना। तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा, -b/2 -d/4 है ना। तो x कोऑर्डिनेट देखो कितना आ रहा है, -3/4, और इसका d कैलकुलेट करो, d कितना आता है, b² - 4ac है ना, 32, और ये कितना आ गया, और यहां से 9 गया तो कितना हो गया, 23, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, -23, चेक करो, -23 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे जब आप पुट करोगे -23 तो ये कितना दे देगा, 23/8। तो ये इसका वर्टेक्स है। ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो देखो इसका वर्टेक्स मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लॉट किया है। d लेस देन 0 इसका मतलब कोई रूट्स इसका नहीं होगा, है ना, यानी ये x एक्सिस से क्या होगा, ऊपर होगा, है ना। तो x एक्सिस से ऊपर होगा, तो यहां पे देखो x एक्सिस से ऊपर मैंने प्लॉट किया, और अपवर्ड था तो मैंने अपवर्ड प्लॉट किया। क्लियर है सबको? रितिका समझ में आ गया? तो हर बार वो पॉसिबल नहीं होगा, जहां पे पॉसिबल होगा कर लेना, जहां पे नहीं होगा तो वो मेथड हमारे लिए ऑलरेडी है ही, ठीक है। हफीजुल पैराबोला का फिर से एक बार रिवाइज करो और देखो कि कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हें प्लॉट करने में, ठीक है। तो ये मॉड वाला फंक्शन था, ये भी क्या था, एक ब्रांच फंक्शन ही था, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एक और टाइप के फंक्शन पे, जिसको हम बोलते हैं, लिख लो, नेक्स्ट टाइप का फंक्शन है हमारे पास सिग्नम फंक्शन, है ना। ये नेम फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। और सिग्नम फंक्शन किस टाइप का होता है, तो ये देखो ये किस तरीके से डिफाइन होता है, f(x) इक्वल टू -1, है ना। सिग्नम फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होगा, f(x) की वैल्यू, यहां पे ये 3 वैल्यू कंसीडर करता है कि नहीं, सिग्नम वैल्यू 3 वैल्यू कंसीडर करता है, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। f(x) इक्वल टू 1 जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, x इक्वल टू 0 के लिए ये 0 होता है, और x लेस देन 0 के लिए ये क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो इस टाइप का फंक्शन जो डिफाइन होता है, इसको हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। और ये कभी कभी इस तरीके से भी लिखा रहता है, ठीक है, इसको कभी कभी SGM टाइप से भी लिखा रहता है, SGM टाइप से भी लिखा रहता है,
क्लियर है? तो एसजीएम मतलब समझ में आ गया, है ना, सिग्नम फंक्शन, है ना। तो इस टाइप से फंक्शन होता है, इसका मतलब एसजीएम मतलब क्या है, एसजीएम या एसजीएन ऐसा कुछ होता है, देख लेना, है ना। तो यहां पे, है ना, इस टाइप का अगर कुछ फंक्शन डिफाइन रहे तो हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से ब्रेक करना है, ठीक है। और क्योंकि ये ब्रांच फंक्शन है तो इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए कि नहीं। इसका ग्राफ आप लोग खुद से प्लॉट करो और देख के बताओ कि क्या सेम आ रहा है। इसका ग्राफ खुद से प्लॉट करो और सेम आ रहा है कि नहीं चेक करो। तो देखो यहां पे हमारे पास कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन है। कौन कौन सा, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -1। देखो मैंने तीनों को अलग अलग इसमें से ब्रेक किया, है ना। y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू -1 है। तो तीनों को मैंने अलग अलग यहां पे लिख लिया और इस तीनों लाइन को हमें क्या करना है, डॉटेड लाइन से प्लॉट करना है, ठीक है। कैसे प्लॉट करना है, डॉटेड लाइन से। तो कैसे प्लॉट करेंगे, देखो पहला क्या है, y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, याद होगा आपको कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैंने मान लिया कि 1 की वैल्यू यहां पे है, यहां पे मैंने प्लॉट कर दिया, ये कहां से पास करेगा, 0,1 से। दूसरा क्या है, y इक्वल टू 0, ठीक है। और तीसरा वाला क्या है, y इक्वल टू -1। तो ये y इक्वल टू -1 यहां पे हमारे पास ये कर्व है, ठीक है। तो ये हमारे पास 0,-1 हो गया। तो हमने तीनों कर्व को प्लॉट कर लिया, ठीक है। लेकिन y इक्वल टू 1 सिर्फ कहां पे है, जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है ना। तो x की वैल्यू 0 से ज्यादा पे हमारे पास दो कर्व है, ये वाला और ये वाला, है ना। लेकिन हम इस दोनों में से कौन सा चूज करेंगे, ऊपर वाला। क्यों, क्योंकि इसने इसी को डिफाइन किया है -1 से, ठीक है। तो यहां से ये कैसा कर्व होगा, इस टाइप का कर्व होगा, ठीक है। यहां पे देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए 0 पे हमें 1 नहीं मिलेगा। तो इस वाले पॉइंट पे हम सर्कल लगा देंगे, है ना। x इक्वल टू 0 पे हमें क्या मिल रहा है, 0 वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और x लेस देन 0 के लिए फिर से क्या होगा, ये वाला नीचे वाला पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। यहां पे फिर से हम सर्कल लगा देंगे और बाकी सारे कर्व को आप क्या करो, हटा दो। तो ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ इस टाइप से दिखता है, क्लियर है। और अगर आप सिग्नम फंक्शन हमने ड्रॉ कर लिया है तो डोमेन रेंज मुझे बता सकते हो क्या, बताओ क्या होगा, डोमेन रेंज 1 1 और मेनी 1 क्या है बताओ, 1 1 या मेनी 1 क्या है, ऑन टू और इनटू क्या है बताओ, ऑन टू या इनटू क्या है बताओ। ये 3-4 चीज बचाओ इस पर्टिकुलर केस में। डोमेन क्या लिखोगे, 1 1 ऑन टू इनटू क्या लिखोगे, बताओ जल्दी से। ग्राफ में देखो, ग्राफ में इसने दिया हुआ है y इक्वल टू, ये इस टाइप से फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। ये डिफाइन कैसे हुआ उस पे हमें नहीं जाना है। इसने इस टाइप का अगर कोई फंक्शन होता है तो उसको वो कौन सा फंक्शन बोलता है, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। और उसका सिंबल इस टाइप से लिखा रहता है। तो अगर ऐसा कुछ लिखा रहा है इसका मतलब हमें समझना है कि ये इस ग्राफ की बात कर रहा है ना। ये किस ग्राफ की बात कर रहा है, इस ग्राफ की बात कर रहा है। और इस ग्राफ की बात कर रहा है तो बस मैंने ये उसने डिफाइन करके दे दिया है, हमें इसको प्लॉट करके बताना है। तो देखो इसके कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। यहां पे मैंने वही तीनों लिखा हुआ है, ठीक है। तीनों को मैंने पहले डॉट लाइन से प्लॉट किया था और जिस रीजन में जो था उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, क्लियर है, क्लियर है रितिका, समझ में आया। डोमेन क्या हो जाएगा, शाहिद आसिफ, डोमेन आर सही है ना। रेंज में क्या बोलेंगे, शायद आसिफ गलत है, रेंज सही करो। रेंज -1 to 1 नहीं है। देखो रेंज में हम क्या करते हैं, रेंज में हमें लाइट जलाना पड़ता है, किस तरफ से, इसके अलोंग, है ना, इसके अलोंग और इसके अलोंग। तो जब आप इस तरफ से लाइट जलाओगे तो क्या इस वाले पार्ट में कोई इमेज फॉर्म होगा क्या, इस वाले पार्ट में कोई इमेज फॉर्म होगा क्या, नहीं होगा। इस वाले पार्ट में कोई इमेज फॉर्म होगा, यहां भी फॉर्म नहीं होगा। सिर्फ इमेज कहां पे फॉर्म होगा, इस पॉइंट पे फॉर्म होगा
ओरिजिन पे फॉर्म होगा और यहां पे फॉर्म होगा। क्लियर है कि नहीं? तो रेंज में सिर्फ कितने पॉइंट आएंगे? 3 पॉइंट आएगा। कौन कौन सा? 1, 0 और -1। क्लियर है? रेंज में सिर्फ क्या आएगा? 1, 0 और -1। शायद समझ में आ गया। अब 1, 1 होगा या मेनी 1 होगा? मेनी 1 होगा। समझ में आ रहा है सबको? हफीजुल सही है। और ऑन टू होगा या इनटू होगा? इनटू होगा। वेरी गुड। क्लियर है? तो ग्राफ बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई इस टाइप का फंक्शन का नाम बोले, ठीक है, तो आपके माइंड में ये ग्राफ बनना चाहिए, है ना? और एटलीस्ट इस सिंबल से ये स्ट्राइक करना चाहिए कि इसका ग्राफ इस टाइप का होता है। ठीक है? तो ये था सिग्नम फंक्शन। इसके बाद एक और टाइप का फंक्शन है, उसको हम देखते हैं। उसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है? अब इस वाले फंक्शन को देखो ध्यान से थोड़ा सा। ठीक है? ये इस फंक्शन को डिफाइन, इस फंक्शन का सिंबल कैसा होता है? तो fx इक्वल टू, ये इस टाइप से स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहता है। ठीक है? और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एक फंक्शन आपको लिखा रहेगा। क्लियर है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एक फंक्शन लिखा रहेगा। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होगा? है ना? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो कहीं पे भी अगर किसी वेरिएबल के टर्म में, ठीक है, यहां पे देखो वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है? एक्स है ना? एक्स में अगर स्क्वायर ब्रैकेट कहीं पे लगा दिया, इसका मतलब ये क्या है? एक्चुअली में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा है। ठीक है? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करता क्या है, उस पर हम ध्यान देते हैं थोड़ा सा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या है कि देखो, नाम से जैसा आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये इंटीजर वैल्यू देता है। ठीक है? आपको नाम यहां पे क्लियर हो रहा है, ये कौन सी वैल्यू देगा हमें? इंटीजर वैल्यू देगा। और कौन सा इंटीजर देगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर, है कि नहीं? और ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब कहां पे देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर? कोई भी आप एक उसको इंटरवल दे दो, है ना, उस इंटरवल में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, इंटीजर वैल्यू, वो सिर्फ आपको ये दे देगा। ठीक है? जैसे मान लो कि मैं यहां पे इस वाले फंक्शन में, ये जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसके अंदर में मैं x की एक वैल्यू पुट कर रहा हूं 2, 3, 5। ठीक है? मैंने ये वैल्यू पुट किया 2.3, 5, है ना? इसमें मैंने एक वैल्यू पुट किया x की वैल्यू 2.35। तो अब ये बताओ, ये इसमें से कौन सी वैल्यू हमें निकाल के देगा? है ना? तो ये क्या चेक करेगा कि ये जो आपने वैल्यू दिया है इसमें से इंटीजर वैल्यू क्या है। ठीक है? तो देखो 2.35 में इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 + 0.35। क्लियर है? कैसे लिख पाएंगे? 2.0035, है ना? और इस 035 में ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट कहलाता है? ये वाला पार्ट कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट। कौन सा पार्ट कहलाता है? फ्रैक्शनल पार्ट। और ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट है? इंटीजर पार्ट, है ना? तो किसी भी नंबर को आप देखोगे तो उस नंबर में एक पार्ट कौन सा पार्ट होता है? इंटीजर पार्ट होता है, और एक पार्ट क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना? कोई भी नंबर जो है इस दो चीज से मिलके बना होता है। कौन कौन से पार्ट से मिलके बना होता है? इंटीजर पार्ट से मिलके बना होता है और फ्रैक्शनल पार्ट से मिलके बना होता है। तो इस वाले फंक्शन का ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका काम क्या है कि इसके अंदर में जो इंटीजर वाली वैल्यू होगी, उस इंटीजर वाली वैल्यू को ये निकाल के बाहर कर देगा, है ना? तो अब ये बताओ कि इसमें इंटीजर वाला पार्ट कौन सा है? 2.35 में इंटीजर क्या है? तो देखो यहां पे 2.5 में इंटीजर कौन सा है? 2। तो यहां से ये कौन सी वैल्यू हमें दे देगा? 2 दे देगा। क्लियर है सबको? समझ में आया कि ये क्या कर रहा है फंक्शन, और ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है? क्लियर है सबको? किसी को डाउट है यहां पे? अगर मैं इसके अंदर में 1.75 पुट करता हूं तो बताओ ये क्या आंसर देगा? अगर मैं इसके अंदर 0.32 पुट करता हूं तो ये बताओ क्या आंसर देगा? अगर मैं इसके अंदर में
5.78932 ये पुट करके दूंगा तो ये क्या देगा, है ना। इसके अंदर में मैं 0.99999 इस टाइप से मैं सारा नंबर दूंगा तो ये कौन सी वैल्यू देगा। क्लियर है सबको। सेकंड वाले में क्या आएगा, है ना। और इसी में को अगर मैं -2.75 दूंगा तो ये कौन सी वैल्यू देगा। ठीक है, फर्स्ट वाला सबको क्लियर है कि 2 वैल्यू दे रहा है। सेकंड वाले का क्या आएगा 1, इंटीजर वैल्यू कितनी है 1। क्लियर है, शायद आसिफ 2 का क्या होगा 1, सही है ना। तो इंटीजर समझ में आ रहा है। थर्ड का क्या होगा, थर्ड का 0, सही है। रितिका सही है, थर्ड का क्या होगा 0। फोर्थ का बताओ क्या होगा, 5 का बताओ क्या होगा, और 6 का बताओ क्या होगा। आ रही बात समझ में सबको, क्लियर है। 5 का, फोर्थ का क्या होगा, इस वाले का आंसर 5 होगा। देखो मैच कर रहा है कि नहीं। फिफ्थ का कितना आएगा, फिफ्थ का 0, फिफ्थ का कितना होगा 0। सिक्स्थ का बताओ क्या होगा। सिक्स्थ में थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, सिक्स्थ में ध्यान दो। सिक्स्थ में डायरेक्टली -2 नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो आप -2 जब आप लिखने का ट्राई कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या सोच रहे हो कि जैसे हमारे पास यहां पे नंबर क्या है -2.75, है ना। तो -2.75 को जब हम लिखते हैं तो इसको आप प्लस के फॉर्म में कैसे लिख पाओगे, 2 प्लस -0.75, है कि नहीं, -2.0.75। लेकिन आपको यह चीज समझ में आनी चाहिए कि फ्रैक्शन वाले चीज को हम कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। आपसे कोई फ्रैक्शनल का टर्म पूछता है तो आप उसको कभी नेगेटिव में आंसर नहीं करते हो, है ना। किस में आंसर करते हैं, कौशिक रावा गलत है, 0.25 कैसे होगा। देखो, तो ये चीज ध्यान रखना कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो यहां पे जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये एक्चुअली में क्या आ गया, -0.75, है ना। तो हम इसको फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये क्या आ रहा है, नेगेटिव का टर्म आ रहा है, और अगर ये नेगेटिव टर्म आ रहा है तो ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, है ना। तो इस टाइप से जो मैंने ब्रेक किया मैथमेटिकली तो सही है, लेकिन फ्रैक्शनल और इंटीजर के टर्म्स में ये गलत है ना। तो हमें इसको कैसे लिखना होगा ताकि हमारा ये वाला पार्ट क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। तो इसी देखो -2.75 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 प्लस 0.25, दिख रहा है, क्या लिख पाएंगे, -3 प्लस 0.25। अब देखो यहां पे जो हमारा फ्रैक्शनल वाला पार्ट है वो क्या बन चुका है, पॉजिटिव बन चुका है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट, है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो जब माइनस रहेगा तो इस वाले नंबर में आपको एक नंबर ऐड करके लिखना है माइनस टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा -3। क्लियर है, समझ में आया सबको। अब ये बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, -7.87। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -3.005 कितना होगा बताओ, वैल्यूज कितनी होगी, -0.3257 कितना होगा बताओ, इसका बताओ क्या होगा, -7.87। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना लिखोगे, कितना लिखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, -8। समझ में आ रहा सबको, है ना।
क्योंकि इसका डायरेक्टली नहीं करेंगे, इसमें से हमें -8 में से प्लस करना पड़ेगा तब ये सही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा -4 और इसमें क्या हो जाएगा -1। सबको क्लियर है? सबको क्लियर हो गया है ना? तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एक्चुअली में कर क्या रहा है। ठीक है, अब मुझे यह बताओ कि अगर मैं इस इंटीजर वाले पार्ट में 2 पुट कर देता तो हमें कितनी वैल्यू मिलती? ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू कितनी होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू कितनी होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू कितनी लिखोगे? 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऑलरेडी अपने आप में इंटीजर ही है, तो उसमें तो वो कोई चेंज करेगा नहीं, है कि नहीं? उसको अगर कुछ और टर्म दिखता है बस उसे इंटीजर निकाल के देना है, तो यहां पे ऑलरेडी इंटीजर है तो कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है ना? अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई आपसे ये पूछता है ना, देखो यहां पे अगर कोई आपसे ये पूछता है कि मैं अगर x की वैल्यू, है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू बताओ किसके इक्वल होगा अगर मैं x की वैल्यू 1 से कम और 0 से ज्यादा लेता हूं, है ना? सोचो 0 से x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आप कोई भी एक नंबर सोच के बताओ कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू वो क्या देगा। हमेशा 0 से 1 के बीच में कोई भी एक नंबर चूज कर लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x कौन सी वैल्यू देगा बताओ मुझे, चूज करके बताओ क्या होगा। कि अगर मैंने एक नंबर 0 से 1 के बीच में एक नंबर आपको चूज करना है, ठीक है, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी होगी? x हमारा 0 से 1 के बीच में कोई भी एक नंबर चूज कर लो, कितनी होगी बताओ? अगर हमारा x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी होगी? हमेशा 0 होगा कि नहीं? किसी को डाउट है इसमें कि ये 0 कैसे हो रहा है? डायरेक्टली मैंने 0 कैसे लिखा? इसके बीच में कोई सा भी एक नंबर आप सोच लो 0 से 1 के बीच में, हमेशा वो कितनी वैल्यू आएगी? 0 आएगी। क्लियर है? अगर मैं 1 से 2 के बीच में एक नंबर चूज करूं तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी देगी? 1 से 2 के बीच में अगर मैं कोई नंबर चूज करता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आएगी? यानी अगर हमारा x 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो कितना आएगा आंसर? 1 आएगा। क्लियर है? 2 से 3 के बीच में होगा तो कितना आएगा? 2 से 3 के बीच में आ रहा होगा तो कितना आएगा? सबको समझ में आ रहा है क्या? 2 से 3 के बीच में होगा तो आंसर कितना आएगा? 2, है ना? क्योंकि 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर लोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 2 ही आएगा। और ऐसे ही आप अब आगे टर्म में रिलेट कर पाओगे कि नहीं? इसी टाइप से ये नीचे बढ़ता जाएगा तो इसी टाइप से आपको 1 2 3 नंबर हमेशा मिलता जाएगा। अब ये बताओ कि अगर मैं यहां पे -1 से 0 के बीच में एक नंबर ले लूं, -1 से 0 के 1 के बीच में, तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? अगर मैंने x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आएगी? -1 से 0 के बीच में लिया तो कितनी आएगी? बताओ जल्दी से कितनी आएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगा? 0 क्यों होगा? जस्ट अभी तो किया था। -1 से 0 के बीच में कोई एक नंबर सोचो, ये हमारा -1 है और ये 0 है, इसके बीच में कोई नंबर लोगे तो क्या आएगा? वो नेगेटिव नंबर होगा ना, तो -0.27 टाइप का होगा। ये कहां पे लाई कर रहा है? इस इंटरवल में लाई कर रहा है। 0 कैसे होगा? हमें इसके बीच में नंबर एक चूज करना है, इसके बीच में नंबर चूज करोगे तो वो नंबर क्या होगा? नेगेटिव नंबर होगा ना, तो नेगेटिव नंबर -0.25 होगा क्योंकि हम -1 से इस तरफ नहीं जा रहे हैं, इसी के बीच में लाई कर रहा है ना? तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? इस वाले पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? -1। तो फिर आ रहा समझ में? तो आप -1 से 0 के बीच में कोई नंबर लोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? -1 ही मिलेगा, है कि नहीं? वैसे ही अगर आप -2 से -1 के बीच में कोई नंबर लोगे तो क्या मिलेगा?
-1 से -2 के बीच में कोई नंबर लोगे तो क्या मिलेगा? -1 से -2 के बीच में कोई नंबर लोगे तो क्या मिलेगा? कितना आएगा? -2। क्लियर है ना? और इसी टाइप से ये फिर ऊपर की तरफ भी बढ़ता जाएगा। तो यही हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है ना? तो यही हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना? और देखो ये फंक्शन क्या है? अलग अलग इंटरवल में अलग अलग चीजें, अलग अलग वैल्यू ये दे रहा है ना? तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच फंक्शन। और अगर ये फंक्शन है तो हमें इसका ग्राफ फिर से प्लॉट करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं ग्राफ प्लॉट करके शो कर रहा हूं आपको, आप इसको खुद से थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो इसको आप फिर से एक बार घर पे ट्राई करना और बताना कि ये चीज आ रहा है कि नहीं, है ना? तो देखो ये हमारा y की वैल्यू है। y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? देखो यहाँ पे इंटीजर वाली सारी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग के 2-3 वैल्यू लेके आपको बस दिखा दे रहा हूं। देखो y की वैल्यू किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। लेकिन कहां पे? जब आपका x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, है ना? तो अगर आप x का मान लो हमारा ये वाला पॉइंट 0 से 1 के बीच में, ठीक है, मैं एक बार एक्सिस थोड़ा सा सही से प्लॉट कर रहा हूं। देखो यहां पे इसको मैं एक्सिस ले लेता हूं, इस वर्टिकल लाइन को। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया। अब देखो हमने 0 से 1 के बीच में मार्किंग किया, तो ये 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैंने 0 से 1 के बीच में चूज किया तो y की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, है ना? y इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0 हो गया। y इक्वल टू 0 का लाइन कैसा होता है? y इक्वल टू 0 लाइन कैसा होता है? ये इसी लाइन पे लाई करता है, x एक्सिस ही होगा y इक्वल टू 0, है कि नहीं? समझ में आ रहा सबको कैसे प्लॉट किया मैंने, है ना? तो देखो मैं यहां पे सारे पॉइंट्स मार्क कर दे रहा हूं, 2, 3, 4 और इस तरफ भी मैं मार्किंग कर रहा हूं, -1, -2, -3 और इस टाइप से ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू अगर हमारा 0 से 1 के बीच में है तो y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू भी 0 ही है ना? तो y इक्वल टू 0 का लाइन कैसा होता है? y इक्वल टू 0 का लाइन इस टाइप का होता है ना? लेकिन देखो यहां पे 1 पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो हमें 1 पे क्या लगाना पड़ेगा? सर्कल लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट वाला, ये वाला हमने प्लॉट कर लिया। 1 से 2 के बीच में आओगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 से 2 के बीच में y की वैल्यू 1 दे देगी, है ना? तो 1 से 2 के बीच में y की वैल्यू हम 1 यहां पे प्लॉट करेंगे। y इक्वल टू 1 क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। याद है आपको? y इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। और फिर से देखो 2 पे इक्वलिटी का साइन नहीं है तो 2 पे हम क्या करेंगे? सर्कल मार्क कर देंगे, है ना? वैसे ही जब 2 से 3 के बीच में आओगे तो 2 से 3 के बीच में देखो वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 2। तो अगर आप 2 से 3 जाओगे तो यहां पे आपका फंक्शन इस टाइप से बनेगा, है ना? जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, देखो यहां पे -1 से 0 के बीच में, इसके बीच में जाओगे तो वैल्यू कितनी है? -1 है। तो हम यहां पे प्लॉट करेंगे -1, है ना? -1 से 2 के बीच में जाओगे तो -2 आएगा, है ना? ये वैल्यू कितनी है? 0, ये कितना है? 1, ये कितना है? 2, इस टाइप से, है ना? -1, -2 इस टाइप से -3 बढ़ता जाएगा, है ना? जब 2 से -2 से 3 के बीच में आओगे तो कर्व कैसा बनेगा? इस टाइप का बनेगा, है ना? तो कर्व इसमें इस तरीके का कर्व बनता है ना? इसमें क्या होता है? इस तरीके का कर्व बनता है ना? देखो ये किसके तरह बन रहा है? स्टेयर्स की तरह बनता है ना? ये कैसा बन रहा है? स्टेयर्स देखोगे कि इसी टाइप से स्टेयर्स होता है, पहले ये रहता है, फिर यहां पे पहुंचते हैं, फिर यहां पे पहुंचते हैं, है ना? तो इसलिए इस वाले फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस वाले फंक्शन को हम स्टेप्स फंक्शन भी बोलते हैं, है ना? क्योंकि ये स्टेयर्स के तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको हम स्टेप्स फंक्शन भी बोलते हैं। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही हमारा मैक्सिमम टाइम पे यूज होता है। ठीक है, तो देख लेना कहां पे क्या यूज हो रहा है। ठीक है, अब अगर ये जो रेड वाला पार्ट मैंने ड्रॉ किया है, रेड वाला पार्ट ही क्या है? हमारा ग्राफ का पार्ट है। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे इसका डोमेन पूछता है तो डोमेन में क्या बताऊंगा? बताओ, डोमेन क्या बताएंगे? रेंज क्या बताएंगे, है ना? 1 1 होगा या मेनी 1 होगा? बताओ, 1 1 होगा या मेनी 1 होगा? और ऑन टू होगा या इनटू होगा? बताओ। डोमेन में क्या करेंगे?
वाई एक्सिस के अलोंग लाइट जलाएंगे, है ना, तो एक्स एक्सिस पूरा कवर हो रहा है, तो डोमेन में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, है ना। रेंज में बताओ क्या आएगा, रेंज में देखो सिर्फ कौन सा वाला पार्ट मिल रहा है, किसका इमेज बन रहा है, 0 का बन रहा है, 1 का बन रहा है, 2 का बन रहा है, 3 का बनेगा, है ना, -1 का बन रहा है, -2 का बन रहा है, -3 का बन रहा है। इसके बीच वाले किसी पार्ट का इमेज नहीं बन रहा है ना। तो ये रेंज इसका क्या हो जाएगा, हाँ, लेकिन शायद आसिफ सही है, लेकिन ये ग्राफ इतना ही तक नहीं रहता है, ये इसी टाइप से आगे भी बढ़ता जाता है, ठीक है, और ये इसी टाइप से इस तरफ भी बढ़ता जाता है ना, ठीक है। ये हमने सिर्फ इतना ही तक प्लॉट किया है, क्योंकि पूरा प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये सारी वैल्यू हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है, इंटीजर वैल्यू। तो रेंज में हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ इंटीजर वाला टर्म आएगा, ठीक है, शायद समझ में आ गया, है ना। तो वो वाला पार्ट नहीं लिखेंगे, सिर्फ -3 से 3 तक नहीं लिखेंगे, ये इसी टाइप से सारी वैल्यू आपको देगा, है ना। तो ये आपको दिख रहा है कि ग्राफ ऐसा हो रहा है, ठीक है। 1 1 या मेनी 1 चेक कर सकते हो, तो क्या होगा, मेनी 1 ऑन टू या इनटू, ऑन टू होगा या इनटू होगा, ऑन टू होगा या इनटू होगा, इनटू होगा। चेक कर पा रहे हो सब लोग चेक कर पा रहे हो कि कैसे हम ऑन टू इनटू वगैरह सब डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, सब लोग चेक कर पा रहे हो क्या, ठीक है। चलो, तो ये आपका जो नेम फंक्शन था वो सब फंक्शन हमने देख लिया, ठीक है। कुछ और मैं ग्राफ आपको प्लॉट करके दे रहा हूं, ठीक है, उस सब ग्राफ को बस आप ध्यान रखना, क्योंकि वो सब ग्राफ हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे है, बस आप उस फंक्शन का शेप याद रखना कैसा होता है, क्योंकि कभी कभी वैसा फंक्शन आ जाता है, तो आप कम से कम कॉपी पलट के उन सारे फंक्शंस को याद कर सको, ठीक है। तो यहां पे मैं यहां लिख लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, बस मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप साइड में डोमेन रेंज लिखते जाना। ये कैसा होता है, y = e⁻x फॉर्मेट का, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ इस तरीके से बढ़ते जाता है ना। ये ग्राफ मैंने पहले प्लॉट करके आपको बताया था, वहां पे हमने डोमेन रेंज इसका निकाला हुआ है। तो ये किसका कर्व है, y = e⁻x का, ठीक है। ये सब बस आप लिख लो, अगर कहीं पे जरूरत पड़े तो बस आप कम से कम एटलीस्ट, अगर आपको उस टाइम पे याद नहीं हो तो कम से कम आप उसको प्लॉट करके कॉपी पलट के आप देख पाओ, है ना। दूसरा है लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन कैसा होता है, y = log a(x)a, है ना, y = log x(a). लॉग में क्या होता है, हमारे पास दो टाइप का फंक्शन होता है, ठीक है। लॉग में क्या होता है, हमारे पास दो टाइप का फंक्शन होता है, और वो दो टाइप का फंक्शन कैसा होता है, एक फंक्शन इस तरीके का होगा और एक फंक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है ना। ये कहां पे कट करेगा, 0,1 पे कट करेगा। ये कहां पे कट करेगा, 1,0 पे कट करेगा। ये कहां पे कट करेगा, 1,0 पे कट करेगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों कर्व किसका है, y = log a(x) का ही है, ठीक है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कर्व हमें कब प्लॉट करना है, तो ये जो बेस है a की वैल्यू, इसमें a की वैल्यू आपको ध्यान देना होता है। अगर a की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो हम इस तरीके का ग्राफ प्लॉट करेंगे, और जब a की वैल्यू 1 से कम होगी तो हम इस तरीके का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें ये दो चीजें ध्यान रखना है, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है। बस आप ध्यान रखो कि कभी अगर पूछा जाए, कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पे आपको फिर से रिवाइज करा दूंगा, लेकिन एटलीस्ट आपको ये याद होना चाहिए कि आप कम से कम कॉपी पलटो तो आपको समझ में आना चाहिए कि ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे मैं और सारे कर्व के बारे में आपको बताऊंगा ही, लेकिन अभी के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में y = sin x का कर्व आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स में भी आपको यूज होगा और शायद सर फिजिक्स में भी सर ने बताया होगा, ठीक है। और y = cos x का कर्व पता होना चाहिए,
है ना। तो साइन एक्स और कॉस एक्स किस तरीके से वर्क करता है ना। ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसा कर्व होता है दोनों का, है ना, ये देख लो बस। तो साइन एक्स का कर्व क्या होता है, आपको याद है कि एंगल की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यानी ये कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा और इस टाइप से ये बढ़ते जाता है, ठीक है। और ऐसा ही आप इस तरफ भी प्लॉट कर दो, है ना, ये देखो। और थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि ये वैल्यू सिर्फ कहां से कहां तक लाई करता है, 1 से -1 के बीच में, ठीक है। इसके बाहर ये कर्व नहीं जाता है, ठीक है। तो ये देखो कर्व जो है वो ऊपर मैक्सिमम 1 तक जाएगा, नीचे -1 तक जाएगा और इसी टाइप से ये ऊपर नीचे मूव करता रहेगा, ठीक है। और ऐसा ही ये लेफ्ट हैंड साइड में भी मूव करेगा, ठीक है। तो ये कहां तक जाएगा, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। और सेम टाइप का कर्व कॉस का भी होता है। कॉस भी कहां से कहां लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। लेकिन x = 0 पे कॉस की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 10th में आपने ये पढ़ा था। तो ये स्टार्ट कहां से होगा, 1 से होगा। उसी टाइप का कर्व होता है ना। ये देखो कर्व उसी टाइप से मूव करेगा, लेकिन स्टार्टिंग इसका ऊपर से स्टार्ट होगा, है ना। यहां से ये ऐसे मूव करता जाएगा और ऐसा ही कर्व आप लेफ्ट हैंड साइड में भी प्लॉट कर दो, ठीक है। तो इसी टाइप से ये मूव करता जाएगा। अब अगर कोई मुझसे ये पूछता है, ठीक है, देखो मैं साइड में सबका डोमेन रेंज लिख रहा हूं, आप घर पे खुद से ट्राई करना और किसी में कोई डाउट हो तो बताना। इसका डोमेन R है और रेंज इसका 0 to ∞ है। ऑलरेडी ये सब मैं डिस्कशन कर चुका हूं, ठीक है। आप खुद से देखना कि क्या हो रहा है। इसका डोमेन 0 to ∞ है दोनों के केस में, और रेंज की वैल्यू, रेंज इसका R है, ठीक है। इस दोनों के केस में देखना डोमेन दोनों का कितना है, डोमेन दोनों का R है और रेंज कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो आप ये सब कर्व मैं बस प्लॉट करके दे रहा हूं आपको, ठीक है। आप बस मुझे नेक्स्ट क्लास में आप इन सारे कर्व को का डोमेन, रेंज, 1 1 मेनी 1 ऑन 2 वगैरह क्या है वो सब आप खुद से प्लॉट करके मुझे बताना। क्लियर है। तो हर एक टाइप का कैसे कर्व प्लॉट होता है वो मैंने आपको बता दिया है ना। तो इतने टाइप का कर्व आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां तक आपका ऑलमोस्ट ग्राफ वाला पार्ट कवर हो चुका है, ठीक है। सारा कर्व टाइप का हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। एनसीईआरटी में आप लोग क्या करना कि जो स्टार्टिंग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, है ना, फंक्शन वाले चैप्टर का, वो एग्जाम्पल वाला पार्ट एक बार आप लोग थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। बुक में आपको दिया हुआ है, थ्योरी आप एक बार अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपको ये चीज अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। एक अभी तक हमने ये देखा कि अगर फंक्शन में, फंक्शन का ग्राफ हमें दिया होता है तो हम किस तरीके से उसका डोमेन रेंज कैलकुलेट करते हैं, है ना। और यही चीज हमने अभी तक सीखा है कि हर एक फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट कर पाए और ग्राफ के बेसिस पे हम उसका डोमेन रेंज कैलकुलेट करें, ठीक है। अब हम इसके आगे ये देखेंगे कि क्या हम विदाउट ग्राफ किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं या नहीं। वो चीज हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो होमवर्क के लिए, होमवर्क के तौर पे देखोगे आपको तो जो आपके पास प्रैक्टिस शीट है, प्रैक्टिस शीट में अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक सबका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उसके आगे वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब कंप्लीट करेंगे तब होगा, ठीक है। अभी के लिए आप एक्सरसाइज अप टू एक्सरसाइज 2.3 तक कंप्लीट करो। जो सब क्वेश्चन किसी का रह गया है ना, किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो वो सब आप देख लेना, ठीक है। दूसरा, उसके अलावा अभी होमवर्क के लिए और कुछ भी नहीं है ना। नेक्स्ट इस वीक में संडे आपके पास है ना, छुट्टी का टाइम है, तो आप होमवर्क कुछ भी नहीं, बस आपको स्टार्टिंग से जितना है उन सब का क्या करना है, रिवीजन करना है। और एक्सरसाइज 2.3 तक, ठीक है, अप टू एक्सरसाइज 2.3 तक आपको कंप्लीट करना, जो कि ऑलरेडी आप कर चुके हो।
फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है तो वो सब कर लेना, और जितना अभी तक आपने ग्राफ वगैरह सब कुछ पढ़ा है ना, उन सबको बस आपको रिवाइज करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। आप रफ कॉपी में खुद से उन सारे ग्राफ को प्लॉट करना, ठीक है। जो भी हमने डोमेन रेंज ग्राफ के थ्रू निकाला है, रफ पेज में आप उसको ग्राफ को प्लॉट करो और आप खुद से सोचो कि इसका डोमेन रेंज क्या होगा और हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा, और ग्राफ आप खुद से प्लॉट करोगे तो आपको ये सब चीजें याद भी होंगी, ठीक है। तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान दो। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मंडे को कंटिन्यू करेंगे, एक और पार्ट बाकी है तो फिर वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से रिवीजन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, चलो बाय।